प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बताइए समीर जी, अपने तो अब जो है शरद पवार कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारा इससे कुछ लेना देना है नहीं, आप इन सबको जेल में डालिए। और नागपुर में तो हमेशा इतना अच्छा माहौल रहता था। फहीम खान एक अपवाद है, उसको किसी राजनीतिक दल से जोड़ना वो सही नहीं होगा। आऊंगी वापस, एक बार सबसे ओपनिंग कमेंट ले ले के शर्मा जी। हाँ, दूंगी। आपने उनको 2 बार चांस दिया तो मुझे भी दीजिए। आपने 2 बार। अच्छा ठीक है, आप जवाब दीजिए, फिर मैं समीर जी के पास जाऊंगी। हाँ पद्मा जी नहीं, मैंने क्या भ्रमित किया है सर? क्या मुझे बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या नहीं की थी? अजीत पवार को अपना अजीम सिपाही बताया था या नहीं बताया था? क्या उनके जो मांगों पर उन्होंने अपने घोषणा पे लिखा था कि नहीं कि हमारी मांगों पर शरद पवार ने हाँ भरा है? क्या गलत है? ये तथ्य सारे गलत हैं। मैं सारे रिकॉर्ड दिखा दूं आपको। आपने क्यों इस तरह की उनकी हौसला अफजाई की? अच्छा, आप अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं क्या? वहां जो अभी शिवसेना ने सामना में लिखा है, उद्धव ठाकरे के गुट ने सामना में क्या लिखा है, आप उसका कंडेम करते हैं? जो सामना में उसने आर्टिकल लिखे हैं आप नहीं करेंगे। उसका कारण है क्योंकि आपको मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, आपको मुस्लिम राजनीति करनी है, इसलिए आप समानता की राजनीति पे नहीं है। समानता की राजनीति यदि आप करते, जैसे हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो ये स्थिति नहीं होती। तो फिर से वही आरोप है। और मैं बता दूं दर्शकों को, मैं कह रहा हूं, आपने किस दिन अबू आजमी का आप मुझे बताइए, अबू आजमी का किसने विरोध किया था आपके यहां से? हाँ, और सामने में आज क्या छपा है, मैं ये भी दर्शकों को बता दूं। आज सामने में लिखा गया है कि कुछ हिंदुत्ववादियों ने ऐसी गर्जना की है, जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन है। ये महाराष्ट्र के वातावरण में जहर फैलाना चाहते हैं। वो खुद को हिंदू तालिबानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो शिवसेना के मुखपत्र में हिंदू तालिबान का इस्तेमाल किया गया है। ये हो रही है आज महाराष्ट्र के अंदर राजनीति। पर क्या फहीम खान समीर जी सिर्फ एक अपवाद है? देखिए, प्रणय अजमेरा जी कह रहे थे वो नागपुर में रहे हैं। मैं भी नागपुर से, वो 15 साल नागपुर में भी रहा हूँ। और विलास मुत्तेवार के समय जब वो सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, उस समय वहाँ पर क्या स्थिति थी? इनके गृह मंत्री जब उद्धव ठाकरे के साथ देशमुख साहब है, वो विदर्भ नागपुर से आते, उस समय नागपुर की क्या स्थिति थी? नितिन राउत तो इनके विधायक रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, वो नागपुर से आते हैं, उस समय नागपुर की क्या स्थिति? और नागपुर के जो एरिया इमामबाड़ा हो, नंदनवन हो, बाकी जगह की स्थिति क्या थी उस समय, वो उन्हें मालूम होना चाहिए। और नागपुर राष्ट्रीय सेवक संघ की कर्म भूमि भी है, जन्म स्थान भी है, संघ का मुख्यालय भी है। नागपुर इसलिए भी देश के अंदर जाना जाता है। देखिए, आज 2014 के बाद से नागपुर की स्थिति किस तरीके से बदली। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री उनके पास था। आज भी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय उनके पास है। लगातार वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी रही। और जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन तो मैं नागपुर में था, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था जहां पर यह घटना घटी है, महल के पास में। मैं वहां पहुंचा पद्मा जी रात को, सिर्फ 12 से 13 मिनट के अंदर 70 से 80 लोग इकट्ठे होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज जाता है, उनके पास पेट्रोल बम रहते हैं, कुल्हाड़ी रहती है, हथियार डंडे रहते हैं, पत्थर रहते हैं। पहले पुलिस के 10 से 12 जो जवान थे, उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ता है, पुलिस पे हमला होता है। महिला पुलिस कर्मियों को घर में छुपना पड़ता है, वहां से भागना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए उन उपद्रवियों से। महिलाओं पर जिस तरीके से हमला हुआ वहां पर, मैं बता नहीं सकता कि मैं वहीं पर था। महिला वहां से भागी है, महिला पुलिसकर्मी। उसके बाद और भी इकट्ठी होती है। तो ये कहां से कौन लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने पुलिस वहां पहुंची थी? नहीं, पर महिलाओं पे हमला करते हैं। सारी पार्टियां तो कह रही है कि भाई ये बजरंग दल की वजह से शुरू हो गया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम जबरदस्ती लिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने बहुत स्पष्ट बता दिया है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि बजरंग दल ने एक कपड़े के ऊपर जो आयातें लिखी हुई थी उसे जलाने की कोशिश की हरे रंग के ऊपर। पुलिस कमिश्नर का आधिकारिक बयान है कि ऐसी कोई आयत नहीं लिखी हुई थी और वो वहां पर सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस निकालने के ऊपर इतने लोगों का इकट्ठा होना, महिलाओं की पुलिसकर्मी पे हमला करना, लोगों को घर में टारगेट करके घर के अंदर हमला करना, घर के अंदर जो पार्किंग गाड़ियां खड़ी थी उन्हें जलाने की कोशिश करना। जुलूस से कोई लेना देना नहीं था तो फिर हिंसा शुरू क्यों हुई? इसका मकसद क्या है? मकसद यही था। और ये तो जो आज देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है आज विधानसभा के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर नागपुर के अंदर भी जो पुलिस का जो बयान आ रहा है, जो स्टेटमेंट आ रहा है कि होली के दिन ही तैयारी थी।
होली के दिन तैयारी थी कि कोई उपद्रव किया जाए, होली के दिन ये नहीं हो पाया तो ये उस दिन किया गया। ये सिर्फ एक औरंगजेब का बहाना बनाया गया है। इसकी तैयारी सुनियोजित थी। जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है विधानसभा में कि पूरा दंगा प्री प्लान था, अब ये तैयारी हो रही है कि कौन था उसके अंदर, और एक नाम तो आ गया है जो गिरफ्तार हो गया है इसके अंदर। अभी वो सारे लोग आएंगे और आप एफआईआर की कॉपी देखेंगे, कौन लोग हैं उसके अंदर, आप नाम देखिए, वही लोग हैं वहां पर जिन लोगों ने उत्पात किया। और 12 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 17 साल के 15 साल का एक लड़का है जिसने पुलिस अधिकारी के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, चाकू लेकर हमला कर रहे हैं। अगर 12 साल का लड़का कर रहा है तो वो किसके कहने पे कर रहा है?